नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आपके सीटेट में पूछे गए हिंदी विविध भाषा और अधिगम के सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है अर्धमागधी से। किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलियां दी गई है, आप देख सकते हैं कि अवधि का विकास जो है पूर्वी हिंदी उपभाषा एवं अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी उपभाषा में अवधि आती है, बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियां बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद से हिंदी भाषा का विकास के क्रम में देखा जाए तो 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां मानी जाती हैं। और अवधि बोली को जो है कोसली या बैसवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बोली का क्षेत्र अयोध्या हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, फैजाबाद, प्रयागराज आदि हैं इसके। ठीक, तो इतना चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला है कि बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है। तो ये जो बोली है वो है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि बुंदेली पश्चिमी हिंदी जो है उपभाषा और स्वर से अपभ्रंश से विकसित बोली है। बुंदेली ओकार बहुला बोली है जो झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, सागर, ओरछा, दतिया आदि स्थान में बोली जाती हैं। पश्चिमी हिंदी भाषा में ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी बोली जाती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली बोली, राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मलवी, ठीक है, मालवी उसकी बोली जाती है, जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ बोली जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इस चीज़ से जब प्रश्न जो है काफ़ी पूछा जा रहा है आपका, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला है कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव हुआ है ये हुआ है आपका सौर सेनी से। किससे हुआ है? सौर सेनी से जो है इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, यानी कि सौर सेनी का उद्भव जो है अपभ्रंश के से हुआ है आपका। ठीक, तो ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी एवं पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी एवं मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। और हिंदी में 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, यानी कहाँ हुई थी फोर्ट विलियम। देखिए फोर्ट विलियम है, तो फोर्ट विलियम जो है ये है आपका कोलकाता में। कहाँ पे है? फोर्ट विलियम कोलकाता में। ये तो लगभग सभी को पता होगा भाई साहब। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। और जॉन बॉर्थ की वो गिलक्राइस्ट इस कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर थे। और लल्लू लाल एवं सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे। ठीक, उसके बाद से सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है। तो देखिए सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है। तो सिद्धों की जो संख्या मानी गई है वो 84 मानी गई है। 84 मतलब बोले तो क्या? 84। ठीक है, 84 जो है मानी गई है। उसके बाद से व्याकरण क्या है? आपको पता है कि भाषा की संरचना में विश्लेषक शास्त्र है, या भाषा के सौंदर्य पक्ष का विश्लेषण करने वाला शास्त्र है, या भाषा का विकास दिखलाने वाला शास्त्र है, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये जो है व्याकरण क्या होता है कि व्याकरण जो होता है वो भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र होता है। आपको पता है कि व्याकरण जो है विधन आधन अनुकरण से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है भली भांति समझाकर। ठीक है, इसका मतलब कि कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र जो होता है वो व्याकरण आपका होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अब व्याकरण को पता है, जिसे शुद्ध बोलना, लिखना, समझना, ठीक है, ये सब बताया जाता है, वही आपका क्या होता है? व्याकरण होता है। उसके बाद है पश्चिमी हिंदी की बोली है। अभी पीछे हमने देखा था कि जो पश्चिमी हिंदी की बोली थी वो कौन थी? बुंदेली थी। अरे पश्चिमी हिंदी की बोली थी वो बुंदेली थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि पश्चिम बोली में हिंदी बुंदेली है। बाकी देख लीजिए यहाँ पर दिया गया पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो देखो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो ये कहा था आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। ठीक है, पुरानी हिंदी कहा था। अगला है कि जब शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किए जाए तब वहाँ होती है। क्या होती है? जब शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब वहाँ होती है। तो वहाँ पे जो होती है वो लक्षणा होती है। क्या होती है? लक्षणा। गुण की बात हो रहा है ना, लक्षण है उसके। ठीक है, व्यंजन से कोई मतलब नहीं है, अभिधा से कोई मतलब है, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से
अमानुषी भूमि अबा नरी करो वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें जो काव्य दोष है वो है वाक्य दोष। क्या है? वाक्य दोष है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए वाक्य अमानुषी भूमि अबा नरी करो मैं वाक्य दोष है। क्या है? में वाक्य दोष है। यानी काव्य में शब्दों के द्वारा उत्पन्न दोष शब्द दोष कहलाते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9। यानी काव्य में उसके अर्थ के आधार पर उत्पन्न दोष अर्थ दोष कहलाता है। यानी कि अर्थ में जो दोष होता है वो क्या कहलाता है? अर्थ दोष कहलाता है। ठीक है, डी देख लिए भाई साहब, इसमें 351 यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो 351 में है। अनुच्छेद यानी संविधान से भी प्रश्न आपके पूछे गए, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, किस भाग में पूछा जाए तो भाग कौन सा होगा? 17 भाग होगा। ठीक है, 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। और हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949, ये डेट याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को जो है मान्यता मिली थी। प्रेम शक्ति के चीर निरस्त्र हो जाएगी पाशवता उक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? देखिए यहाँ पर भी काव्य दोष दिया है। तो प्रेम शक्ति के चीर निरस्त्र हो जाएगी पाशवता, क्या लग रहा है आपको? बताइए इसमें क्या लग रहा है? मुझे तो जो है प्रत्यय दोष लग रहा है। ठीक है, पाशवता पाशवता होता है क्या? इसमें जो दोष है वो कौन सा दोष है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रत्यय दोष है। क्या है? प्रत्यय दोष है। आपको पता है प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में जुड़ता है, यानी कि जो है इस पंक्ति में प्रत्यय दोष है। यहाँ पाशवता अशुद्ध है, बताइए इसके स्थान पर पशुता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पशुता होना चाहिए। तो पाशवता लिखा है यहाँ पे। यानी जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का आकर्षक होता है उसे काव्य दोष कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। भारत संविधान में हिंदी को कहा गया है, अभी पीछे हम बात किए थे भाई कि इसको जो कहा गया है वो राजभाषा के रूप में कहा गया है। राष्ट्रभाषा नहीं, मातृभाषा नहीं, संपर्क भाषा नहीं। ठीक है, कौन सी भाषा? राजभाषा के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घुड़सवार शब्द में क्या है? रूढ़ शब्द है। घुड़सवार, घुड़ और सवार यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है, ये निरर्थक है। तो इसमें देखिए ये यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक शब्द है। क्यों है यौगिक शब्द? तो देख लीजिए यहाँ पे कि ऐसे शब्द जो 2 या 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आग बबूला, आग और बबूला, पीलापन, दूध वाला इत्यादि। यहाँ प्रत्येक खंड के दो शब्द हैं और दोनों क्या है? सार्थक हैं, दोनों का अर्थ निकलता है। घुड़सवार यानी घोड़ा और सवार, समझ रहे हैं ना? तो दोनों का अर्थ निकलता है तो यौगिक शब्द कहलाता है। रूढ़ शब्द क्या होता है? जब किसी शब्द को तोड़ते हैं तो किसी का भी अर्थ नहीं निकलता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। और उसके बाद योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द वो होता है जो किसी दूसरे की ओर संकेत करता है, जो तीसरा इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए ले भाई साहब, चक्रपाणी या निम्न में से योग रूढ़ शब्द है, तो चक्रपाणी है योग रूढ़। ठीक है, क्यों है चक्रपाणी? तो यहाँ पे देख सकते हैं चक्रपाणी यानी चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु, बताए थे अभी। तीसरे शब्द को संकेत करता है, क्या होता है? वो होता है आपका योग रूढ़ शब्द होता है। विरासत शब्द का अर्थ है, तो देखिए विरासत किसको बोला जाता है? मूल्य देकर खरीदा हुआ, बताइए मूल्य देकर खरीदा हुआ को बोलते हैं या फिर जो है पुरखों से प्राप्त। देखिए विरासत का मतलब होता है जो पुरखों से प्राप्त होता है। ठीक है, पुरखों से प्राप्त को क्या कहा जाता है? विरासत कहा जाता है। अगला है कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो ये जो आता है महीना वो है आपका आश्विन। क्या है? अश्विन। अश्विन के बाद जो है भाद्रपद महीने के बाद आता है ये। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन जिसको क्वार बोलते हैं हम लोग, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन, ये महीनों के नाम होते हैं। ठीक है, अगला है कि ताजमहल का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति शब्द से होगी। तो ताजमहल मूर्तिकला, चित्रकला या स्थापत्य कला, बताइए इसमें रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो देखिए ये जो होगा स्थापत्य कला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ठीक है, ये सटीक होगा आपका। व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है। देखिए व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है, कौन बनाती है भाई साहब? दुविधा, सुविधा, विविधा या अविधा? तो
यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो होगा वो होगा दुविधा। दुविधा व्यक्ति को क्या कर देता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देता है, अपने कर्तव्य से भटका देता है उसको, ठीक है। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, तो किसी वाक्य के अंश, जो अंश होता है उसको तो पद कहा जाता है, लेकिन पदबंध कहा जाएगा, तल कहा जाएगा, रूप कहा जाएगा, त्राण कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, तो देखिए उसे पदबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसी वाक्य के अंश को जो है हम लोग क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द है, फिर वही चीज़ें तीसरा अर्थ निकल, देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसका मतलब इसका ये अर्थ जो है दोनों का निकलेगा किसी तीसरे शब्द की ओर। तो लंबोदर किसको कहा जाता है, गणेश भगवान को कहा जाता है। अरे गणेश को कहा जाता है ना लंबोदर, ठीक है, सॉरी लंबोदर, तो ध्यान रखेंगे। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या होता है, देखिए एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य जो होता है कर्ता होता है, कर्ता कौन है, तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहले चर्चा कर चुके हैं, ऐसे भी हिंदी विविध है, ठीक है, तो सब आएंगे। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, तो निविदा सूचना का जो उद्देश्य होता है वो कौन सा है भाई साहब बताइए, तो वो है आपका सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य का विस्तार का मतलब कि मेरा बड़ा भाई, ठीक है, मेरा बड़ा भाई, तो मेरा बड़ा भाई किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, वैसे देख भी लिया था आपने। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य विधेय, विधेय का विस्तार होता है, पता है ना। हाँ, जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है, तो मातृभाषा सीखने का जो सबसे प्रमुख स्रोत होता है वो होता है आपका परिवार। क्या होता है, परिवार, क्योंकि सबसे पहले जो है हम लोग परिवार से ही सीखते हैं भाषा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है, तो अधिगम की विशेषता आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो नहीं है ये पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भाषा के शब्दों का निर्माण, ये अधिगम नहीं है, ठीक है, अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम की विशेषता 3 है, देखिए भाषा आदतों का निर्माण, भाषाई अंतर्दृष्टि का निर्माण और भाषा के मानक रूप का ग्रहण। उसके बाद अगला है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है, उचित नहीं, क्या है सॉरी अनुचित है। तो ये जो अनुचित है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है, ये जो होगा आपका अनुचित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। भाषा शिक्षक का आदर्श वातावरण जो है वो है छात्रों को अभिव्यक्त की पूर्ण स्वतंत्रता। क्या है, भाषा शिक्षण क्या होता है, अरे छात्रों की अभिव्यक्ति, यानी छात्रों की जो बोलने की कला होती है, जो बोलते हैं वो अपनी बात एक दूसरे के सामने रखते हैं, उसको कहा जाता है अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। ये आदर्श वातावरण होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है, तो जो भाषा हम लोग अर्जित करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो होता है अपने समाज का। भाई साहब समाज में रह रहे हैं, कैसे समाज में रह रहे हैं, वही आपके भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया का सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है, आपका अपना समाज, ठीक। उसके बाद से भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में क्या में अंतर का मुख्य आधार है, इसमें अंतर का जो मुख्य आधार है वो है आपका भाषा का परिवेश। क्या है, भाषा का परिवेश, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है, कौन मदद करता है, तो ये मदद करता है आपका भाषाई संरचनाओं का पर अधिकार, ठीक है, यानी भाषाई संरचनाओं पर अधिकार में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को में मदद करती है, क्या मदद करती है, देखिए कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियाँ रचने में मदद करती हैं, क्या, कहानियाँ रचने में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या होता है, तो पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा जो होता है नई भाषा आसानी से सीखेगा, ठीक है, नई भाषा को क्या करेगा, आसानी से सीखेगा।
अब तो देख लिए श्रुत लेख होता है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो वो है श्रुत लेख। क्या है? श्रुत लेख है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो श्रुत लेख है सृजनात्मक लेखन, परिचर्चा तथा संवाद अदायगी भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन या अवसर है। उसके बाद से पढ़ने का संबंध से है, तो पढ़ने का संबंध से जो है अभी तो भाई साहब देख ही लिया आप, ठीक है। अर्थ होता है, यानी पढ़ने का संबंध अर्थ से है। भाई पढ़ने का संबंध किससे होगा? अर्थ से ना होगा। हाँ, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है। तो इसमें सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हो, ठीक हो। उसके बाद अगला है कि बच्चों में पठन की प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक की अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सके, जैसे मूल्यपरक, पूरक, सरल या जटिल। देखिए भाई साहब, अगर यदि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अगर जो है सामग्री का विकास किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है पूरक के द्वारा। किसके द्वारा? पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद से अगला है कि गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? यह विचार क्या है बताइए, कौन सा होगा आपका? तो ये जो होगा पूर्णतः सत्य है। क्या है? यह विचार जो है पूर्णतः क्या है? सत्य है, निराधार नहीं है, पूर्णतः सत्य है। उसके बाद से अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है, तो सबसे कम जो सहायक है वो है आपका पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक का सहयोग जो है काफ़ी क्या होता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे क्या होता है? कम सहायक होता है, उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक। अगला है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, तो इसका जो है वो है व्याकरण, ठीक है। यानी भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, तो व्याकरण जो है इसका आधार नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है समृद्ध भाषा, जिसको परिवेश बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? परिवेश बोलते हैं, तो जरूरी है आपका। उसके बाद से उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। सही, इस कथन का औचित्य नहीं है। इस कथन का जो औचित्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। क्या करना? शांत करना। औचित्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद से भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वो है यह सहज होता है। क्या होता है? यह सहज होता है, तो यही कथन जो आपका सही होगा। उसके बाद से अगला है कि कविता शिक्षण की विधि है, तो है अर्थबोध प्रणाली। कोई भी कविता होती है तो अर्थबोध प्रणाली होती है ना। हाँ, उसके बाद से अगला है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो ये जो है इसमें नहीं रखा जाता है, प्रत्यक्ष विधि में जो है इसको मध्यस्थ नहीं रखा जाता, ठीक। उसके बाद से है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वो है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्यपरक पक्ष पर बल देने का आशय है, तो बल देने का आशय है वो है आपका भाषा प्रयोग पर बल देना। भाषा प्रयोग पर क्या देना? बल देना। उसके बाद से है कि द्वितीय भाषा सीखने के लिए संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, ठीक। अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। उसके बाद से नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती हैं, आप क्या करेंगे बताइए? अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है तो क्या कहेंगे आप? तो आप उसे कहेंगे भाई साहब कि लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। क्या करेंगे भाई साहब? दोहराएंगे। ऑप्शन नंबर यही आपका राइट हो जाएगा। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती हैं? तो ये देती है आपका प्रत्यक्ष विधि। तो क्या देती है? प्रत्यक्ष विधि देती है। उसके बाद से ये तो देख रहे भाषा सीखने का अर्थ उस पर की संस्कृति, ठीक है, संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का
अभिन्न हिस्सा होती हैं। सही बात है, संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसको पहले भी आया था। ठीक है, तो वो जो है रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लग रहा है प्रेशर में दे रहा है, ठीक है, प्रेशर में थोड़े होता है कुछ भी। चलिए अगला देखिए। अगला है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशा है। तो ये जो आशा है वो है कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित कराना। बाल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है। इसका संभावित कारण है वो है आपका उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। बार बार चीज़ें पढ़ता है, इसका मतलब उसके अंदर पढ़ने की क्या है, ललक है। उसके बाद से कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे? तो जो ध्यान रखने वाली बात है वो है सी, किताबों की मनोवैज्ञानिक और भाषाई ज़रूरतों के अनुरूप हो। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या करते हैं? तो भाई साहब अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। सही बात है, जब विद्यालय से आने से पूर्व बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी भाषा से क्या होते हैं, लैस होते हैं। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण के अर्जित करता है, वो अर्जित करता है भाषा को। किसको? भाषा को जो है अर्जित करता है। भाषा शिक्षण का जो है निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि बच्चों को भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। सही बात है। उसके बाद है कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा अर्जन के बारे में जो अगर कथन देखा जाए तो कौन सा सही नहीं होगा? तो ये होगा आपका सी, यानी कि यह सहज होता है, ये सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद से भाषा शिक्षण पर शोध बताते हैं कि द्वितीय या विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की और पर ज़्यादा निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? संस्कृत और वर्ग पर। बताइए किस पर निर्भर करती हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, ये निर्भर करती है अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर। किस पे? अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। तो ये जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है वो है प्रश्न पत्र की, क्योंकि ये कभी भी आपको उतना अच्छे तरीके से सिखा नहीं सकता। रूप आप बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती हैं, एक शिक्षक के रूप में आप किसकी सहायता कैसे करेंगे? ठीक है, आप एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी सहायता जो है प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। उसके बाद से भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसने दी थी? तो यह जो विचार दिया था आपका, वो दिया था चामस्की ने। किसने दिया था? चामस्की ने दिया था। उसके बाद से अगला है कि हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वही चीज़ें हैं, फिर एक बार पहले आया था, इसको दोहरा दिया है। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। बहुत बेहतरीन शब्द, ठीक है, क्योंकि मातृभाषा है ना भाई साहब, तो ये तो होना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं अब जो है अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। ठीक है, आंसर भी देख ले भाई। डी, कुशलता, यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या नहीं है? तो सुकुशलता का अंतर नहीं है। ठीक, उसके बाद से अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य होगा बताइए? तो उद्देश्य जो है वो है आपका बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। उसके बाद है उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो सबसे कम महत्व जो देंगे वो देंगे चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता या कहानी लिखना। ठीक, उसके बाद से भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? सॉरी, थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर देना भाई साहब, इतने तो बनता है ना आपका। ठीक है,
हाँ चलिए 45 नंबर देखते हैं। तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं? नियम सिखाए जाते हैं जो कि ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती हैं? तो नीना जो ऐसा इसलिए करती हैं कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। किसको? बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। सुहैल की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर नी कहा सही प्रयोग नहीं करता, इसका संभावित कारण क्या है? तो देखिए सॉरी, इसका जो संभावित कारण है वो है यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में नी का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। उसके बाद से सॉरी भाई साहब, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य मतलब जो मूर्धा से बोला जाता है। तो आपको पता है KTNDO यानी मूर्धा, ये मूर्धा होता है, यानी कि क च और ट वर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो वो त्रुटि कर सकते हैं आपका सरलीकरण का। कौन सा? सरलीकरण का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद से भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती है। कब नहीं आती है? जब जो है आप मानसिक स्वस्थता यानी मानसिक स्वस्थता, जब मानसिक स्वस्थ रहेगा ना, तब जाकर जो है कोई भी कठिनाई आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है। तो मुझे आशा है कि भाषा एवं अधिगम पर सूत्र जो थे आपके 50 क्वेश्चन थे, और उस पर आपने जो है 20 की 30 क्वेश्चन किया है। ठीक है। व्याकरण से संबंधित विविध वाले प्रश्न जो थे आपके, तो मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।